Okay, so hello everyone. Good afternoon. Yes, class. How are you all? Okay. Yes, am I audible properly? Shall we start? Yes, ma'am. All right. So we had our last class on Wednesday, right? So, and we were discussing about the concurrency protocol. Assignment जो मैंने बोला था वो सबने सबमिट कर दिए? Is there anyone left जिसका assignment सबमिट नहीं हुआ है? मैम असाइनमेंट 2 और 3 का बात हो रहा है ना? Yes. चलिए ठीक है, इसके बाद विल बी कंडक्टिंग आवर नेक्स्ट एमसीक्यू वेरी सून और we'll be covering up our concurrency protocol and I will be sharing the roll number details जिनको presentation देनी है on the following topics. ठीक है, so in the online class only you have to present a particular topic that will be of 4 to 5 minutes. ठीक है, so let's start. लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे टू फेस लॉकिंग के टाइप्स भी हमको डिस्कस करने थे. दैट इज स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग, रिग्रेस एंड कंजर्वेटिव. सो टू फेस लॉकिंग क्या था? व्हाट इज टू फेस लॉकिंग? सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड विद लॉकिंग प्रोटोकॉल. लॉकिंग प्रोटोकॉल क्लियर है, जिसमें हम सिंपल लॉकिंग कर रहे थे, जिनको हम बोलते हैं बाइनरी लॉक्स दैट कुड बी ईदर शेयर्ड एंड अनलॉक, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव. तो सिंपल लॉकिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? वी आर हैविंग कैस्केडिंग रोलबैक्स हो रहे थे, उसके अंदर डेडलॉक हो रहा था, स्टारवेशन हो रहा था, क्योंकि सिंपल लॉकिंग टेक्निक जो हम अप्लाई कर रहे थे कि कोई भी ट्रांजेक्शन है वो लॉक एक्वायर करती है. ठीक है, हम लॉक करते हैं फिर उसको अनलॉक करते हैं. शेयर्ड लॉक में सेम डेटा आइटम कैन बी shared by multiple transaction at the same time. Exclusive lock के अंदर अगर कोई भी transaction exclusive lock acquire करती है किसी भी data item पे, the other transaction has to wait until the lock is released by the particular transaction. ये सब हमने पढ़ लिया है. ठीक है, so उसके बाद हमने पढ़ा था टू फेस लॉकिंग. टू फेस लॉकिंग क्या इंश्योर करता है? व्हाट इज टू फेस लॉकिंग? टू फेस लॉकिंग इंश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी. सीरियलाइजेबिलिटी का क्या मतलब है? कि उसके अंदर जितने भी शेड्यूल्स टू फेस लॉकिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो सारे शेड्यूल कैन बी मेड इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल. ठीक है, अब टू फेस लॉकिंग में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू फेसेस, वन इज योर ग्रोइंग फेस एंड वन इज योर श्रिंकिंग फेस. ग्रोइंग फेस एज यू कैन सी इन द फिगर हेयर, यहाँ पर देखो ये जो शेड्यूल है T1 T2, इसके अंदर T1 is acquiring new locks at step number 1 3. ठीक है, and fifth step पे after achieving the lock point on step number 5th it is, यहाँ पे इसने अनलॉक किया, पहला अनलॉक अगर इसने कर दिया that means it has entered to a shrinking phase. shrinking phase में जैसे ही वो आएगी, श्रिंकिंग फेज में जैसे ही आएगी, कहाँ गिराएगा, हाँ, तो जैसे ही श्रिंकिंग फेज में आएगी इट हैज टू अनलॉक ऑल द लॉक्स. ठीक है, वो न्यू लॉक्स एक्वायर नहीं कर सकती. तो जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी शेड्यूल इस लॉकिंग स्कीम को फॉलो करता है कि पहले लॉक्स एक्वायर करो, उसके बाद आफ्टर डूइंग द ऑपरेशन लॉक्स को रिलीज करो. तो दिस इज द बेसिक टू फेस लॉकिंग विच एंश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी. क्लियर है? टू फेस लॉकिंग, बेसिक टू फेस लॉकिंग क्लियर है? इसके अंदर सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर रहती है बट डेडलॉक इंश्योर नहीं होता. कैसे डेडलॉक का एग्जांपल दे सकते हो? कैन एनीवन टेल मी एन एग्जांपल ऑफ डेडलॉक इन टू फेस लॉकिंग? जैसे इसने ये लॉक एक्वायर किया, लॉक XA,
ठीक है, अब इसने राइट किया इस पे, और फिर इसने एक्सक्लूसिव लॉक बी पे एक्वायर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी। यहाँ पे T2 ने लॉक एक्वायर किया, एक्सक्लूसिव लॉक बी पे, ठीक है। उसके बाद it has gone with the write operation on B and now ए का एक्सेस मांगने लगे। अब ये A के लिए मांगेगा एक्सेस, लॉक एक्सक्लूसिव A। तो अब ये जो है, ये तो आपका टू फेस लॉकिंग है, क्योंकि अभी ये सारे लॉक ही एक्वायर कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बट इसके अंदर टू फेस लॉकिंग में यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन आ गई, बिकॉज T1 हैज एक्वायर्ड अ शेयर एक्सक्लूसिव लॉक ऑन A, इट हैज नॉट येट रिलीज्ड अ लॉक, and it is acquiring a lock on B which is already acquired by T2, और T2 फिर लॉक A के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो दोनों ही स्ट्रक्ट हो गए। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक व्हिच मे कैन प्रेजेंट इन टू फेस लॉकिंग। तो टू फेस लॉकिंग में सीरियलाइजेबिलिटी, बेसिक टू फेस लॉकिंग की बात कर रही हूँ, उसके अंदर सीरियलाइजेबिलिटी रहती है, बट डेडलॉक इसके अंदर भी है। ठीक है, तो इस चीज को, यस, इसके अंदर आपका कैस्केडिंग रोल बैक भी है, आई हैव शोन यू दिस। इसके अंदर कैस्केडिंग रोल बैक भी होता है, क्योंकि अगर T2 ने कोई डर्टी रीड किया, लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं इसको डर्टी रीड का एग्जांपल देती हूँ, तो मैं इस पे शेयर लॉक ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसने अगर, ये इसको एक्सक्लूसिव करती हूँ, और यहाँ पे इसने अनलॉक कर दिया A को, ठीक है। अब अनलॉक कर दिया, तो इसका मतलब है ये न्यू लॉक एक्वायर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर इसने क्या किया, डर्टी रीड परफॉर्म किया A की वैल्यू को, विच इज लास्ट अपडेटेड बाय T1। इस ऑपरेशन को मैं क्या बोल रही हूँ, डर्टी रीड, बिकॉज अभी तक उसने उसको कमिट नहीं किया है, जो भी अपडेट किया है अभी तक T1 हैज नॉट कमिटेड येट, और उसने A को लेके ही A पे राइट परफॉर्म कर दिया। लेट्स सपोज अब यहाँ पर A पे इसने राइट परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म करेगा, यहाँ पर पहले उसको लॉक एक्वायर करना पड़ेगा A पे। तो लेट्स सपोज उसने लॉक एक्वायर कर लिया A पे, क्योंकि A रिलीज कर दिया गया है बाय T1। अब आफ्टर एक्वायरिंग द लॉक, उसने A पे डर्टी रीड किया और फिर उस पर राइट कर दिया, और यहाँ पर आके देयर इज सम अदर ट्रांजेक्शन T3 जिसने फिर से A पे क्या किया, डर्टी रीड किया। तो ये जो डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1, T3 इज डिपेंडेंट ऑन T2। तो इस डिपेंडेंसी में अगर T1 अबॉर्ट करता है, अगर T1 आपका फेल हो जाता है, that leads to the rollback of T1 which further leads the rollback of T2 and which again leads the rollback of T3। ये क्लियर हो रहा है? ये इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाया था। तो यहाँ पर जो बेसिक टू फेस लॉकिंग हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमारी सारी प्रॉब्लम रहती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम रहती है? वी हैव कैस्केडिंग रोलबैक्स, वी हैव डेडलॉक्स एंड वी हैव स्टारवेशन। द ओनली थिंग दैट टू फेस लॉकिंग इज गिविंग अस इज सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, सो टू फेस लॉकिंग इंश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी। नाउ दिस इज अ बेसिक टू फेस लॉकिंग। अब इसका अगर हम वर्जन देखते हैं, तो पहला वर्जन आता है आपका स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग? स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग क्या कहता है, कहाँ गया? जैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे थे कि जब आप ग्रोइंग फेस में हो, तो ग्रोइंग फेस में क्या कर रहे थे, आप लॉक्स एक्वायर कर रहे थे और फिर अपना काम कर रहे थे, और श्रिंकिंग फेस में जाके सारे लॉक्स को रिलीज कर रहे थे। बट स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग सेज दैट कि जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक्स है वो रिलीज नहीं करेगा। कब तक रिलीज नहीं करेगा? जब तक वो कमिट नहीं करती, until your transaction commits। ठीक है, all the two-face locks will not be released. All the exclusive locks will be released only after the transaction commits। इसमें क्या है कि एक उसके पास कंफर्मेशन रहेगी कि जब तक ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो रही वो लॉक एक्वायर करके रखेगा। अब उसने लॉक एक्वायर करके रखा है, तो इसमें डेडलॉक की सिचुएशन आएगी नहीं। देखो जो मैंने पहला वाला एग्जांपल दिया था उसके अंदर उसने
अनलॉक कर दिया था ना उसको, एक्वायर किया था, तो उसके अंदर डेडलॉक आ रहा था। तो यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ इतना याद करना है, सारी चीजें सेम है, बट इसके अंदर एक चीज ये है कि इसके अंदर कोई भी आपका श्रिंकिंग फेस नहीं होता। फर्स्ट फेस इज सिमिलर। फर्स्ट फेस में जैसे आप लॉक्स एक्वायर करते हो वही सारे लॉक्स आप एक्वायर करोगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन अपना काम करेगी और कमिट करेगी। कमिट करने के बाद जैसे उसने शेयर्ड लॉक्स तो पहले ही रिलीज कर दिए, जैसे श्रिंकिंग फेस में उसने गई, उसने शेयर्ड लॉक्स रिलीज कर दिए, बट कमिट करने के बाद जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक्स उसने लिए थे तब वो एक्सक्लूसिव लॉक्स रिलीज करेगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज strict two-phase locking. And strict two-phase locking has two properties, that it is always recoverable and it is always cascadeless. It is not cascading. जैसे हमने बेसिक में पढ़ा था, बेसिक के अंदर cascading present होती है, इस ये cascadeless है। इसके अंदर हमें फ्रीडम मिल रही है किससे, कैशकैरिंग अबाउट से। तो ये चीज आपको प्लीज याद रखनी है। याद क्या रखनी है, क्योंकि इसी पे ही एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ एमसीक्यूज यू विल सी ऑन दिस प्रॉपर्टीज ओनली। ठीक है, सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर दैट जो कैशकैरिंग की प्रॉब्लम थी बेसिक टू फेस लॉकिंग से, वो हमारी अवॉइड हो गई है किसमें, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग में। स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग हैज ओनली वन पॉइंट इन डिफर विद योर बेसिक टू फेस लॉकिंग। क्या पॉइंट डिफरेंस है कि all the exclusive locks will not be released, it will be hold until the transaction commits. जब ट्रांजेक्शन कमिट करेगी उसके बाद ही सारे एक्सक्लूसिव लॉक्स को रिलीज किया जाएगा। इज इट क्लियर? इसका कोई अच्छा एग्जांपल आई हैव नॉट सीन, नीदर इट इज गिवन इन योर बुक, सो आई विल जस्ट चेक आउट कि मेरे को अच्छा एग्जांपल कोई मिल जाए तो आई विल शो यू। एंड रिग्रेस, देखो रिग्रेस होता है और डिफिकल्ट, रिग्रेस और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो रिग्रेस क्या कह रहा है कि दोनों ही लॉक्स, कौन से लॉक्स, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव, दोनों ही लॉक्स को हम हेल्ड करके रखेंगे, किसी भी लॉक को रिलीज नहीं करेंगे। कब तक? जब तक ट्रांजेक्शन कमिट नहीं करती। सो द फर्स्ट फेज इन ऑल द टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इज सेम। फर्स्ट फेज कौन सा है आपका? ग्रोइंग फेस। ग्रोइंग फेस में तीनों के अंदर, बेसिक के अंदर भी, स्ट्रिक्ट के अंदर भी और रिग्रेस के अंदर भी आप न्यू लॉक्स एक्वायर करोगे। फिर स्ट्रिक्ट में क्या करोगे कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन यू विल रिलीज योर शेयर लॉक्स, बट जब तक ट्रांजेक्शन कमिट नहीं करती आप एक्सक्लूसिव लॉक्स को रिलीज नहीं करोगे। रिग्रेस के अंदर आप दोनों लॉक्स को रिलीज नहीं करोगे जब तक आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो कमिट नहीं करती है। ठीक है, सो रिग्रेस टू फेस लॉकिंग भी रिकवरेबल है, कैश किटलेस है। ठीक है, बट इसके अंदर भी डेडलॉक पॉसिबल हो सकता है, और ऊपर स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग के अंदर भी डेडलॉक पॉसिबल हो सकता है। स्टिल द डेडलॉक प्रॉब्लम इज नॉट येट रिमूव्ड। ठीक है, कंजर्वेटिव जो आती है, देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, एज यू पीपल आर इनटू एमसीक्यू मोड, एमसीक्यू ही है ना अभी भी, एमसीक्यू मोड में एज यू नो आपको थ्योरी क्वेश्चंस तो आने नहीं है, एमसीक्यूज आएंगे। तो इसमें हमेशा बहुत, ये जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग अभी हम पढ़ने वाले हैं या आपका टू फेस लॉकिंग, जस्ट सर्च करो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज अगर कोई डाउनलोड कर सकता है तो वी कैन डिस्कस इन द क्लास, और आई जस्ट चेक आउट कि मैं डाउनलोड करके कुछ अच्छी साइट से डिस्कस कर लूंगी क्लास में। और कंजर्वेटिव देखो, कंजर्वेटिव के नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, कि ये कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक वो उसने जो प्री क्लेम कि उसको कौन कौन से रीड सेट और राइट सेट है, मतलब कि कौन कौन से डेटा आइटम पे रीड परफॉर्म करना है, कौन कौन से डेटा आइटम पे राइट परफॉर्म करना है, वो पहले प्री डिक्लेयर कर देगी। और अगर तो वो उन पे वो लॉक एक्वायर कर सकती है तभी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, नहीं तो ट्रांजेक्शन विल नॉट स्टार्ट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को अगर हम रीड आउट करें तो इट इज वेरी क्लियर कि इसके अंदर इट द ट्रांजेक्शन विल बिगिन इट्स एग्जीक्यूशन ओनली इफ all the pre-declared set of read and write operations आर अवेलेबल। अगर उसको ए पे कुछ राइट परफॉर्म करना है, बी पे रीड परफॉर्म करना है, अगर वो कर सकती है, इफ दीज डेटा आइटम आर अवेलेबल, देन ओनली द ट्रांजेक्शन विल स्टार्ट, अनलेस द ट्रांजेक्शन विल नॉट स्टार्ट। तो इसके अंदर आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हो। तो डेडलॉक इज प्रिवेंटेड इन कंजर्वेटिव। क्लियर हो रहा है कुछ? यस Yes, ma'am.
ठीक है, तो ये थ्योरी क्वेश्चंस की तरह आते हैं, बट इसमें आपका जैसे थ्योरी नहीं है तो इसके ऊपर सिंपल एमसीक्यूज बनेंगे। आई होप यू विल एबल टू सॉल्व देम। तो ये तो आपका ना था। फिर से अब दोनों ऑप्शन कर दिया गया है, जिनको थ्योरी देना है वो थ्योरी दे, जिनको ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या सीन है आप लोगों का? मैं हर इंडिविजुअल पे छोड़ दिया गया है। ओके, सो व्हाट इज योर एडवाइस? हम तो एमसीक्यू ही देंगे। बेटर रहेगा मैम। एमसीक्यू ही बेटर है, क्योंकि आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू गो फॉर एमसीक्यूज, बिकॉज आप लोग प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज, और क्योंकि आगे भी जिस भी कहीं पे भी आप इंटरव्यू देते हो ना, किसी कॉलेज में भी अगर आप इंटरव्यू देते हो या कहीं पे भी यू गो फॉर एनी जॉब एंड समथिंग, दे विल ऑल्सो टेक योर एप्टीट्यूड टेस्ट, और आपका अगर सब्जेक्ट की भी नॉलेज चेक करनी होती है तो दे विल गिव यू एमसीक्यूज। तो वो ही बेटर रहेगा आपके लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो दोगे ही, है ना? अगर इफ यू वांट टू गो, ये खाली बीटेक करने से तो जॉब नहीं लगती ना, अगर लग भी जाए तो यू आर लकी इनफ। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज ही आते हैं, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप ऐसे ही करोगे, ठीक है? तो गो फॉर एमसीक्यूज एज पर माय एडवाइस, बाकी तो आपके ऊपर है। चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोटोकॉल। प्रैक्टिकल कब से है अंकुर? आई हैव नो आइडिया। अभी तो आपका कोई डेट शीट आई है एमसीक्यूज की या उनकी? नो मैम। अच्छा, एक तो मुझे थोड़ी क्लासेस ना आपकी ज्यादा लेनी पड़ेगी, आई हैव टू थिंक, क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल फ्रॉम 14 टू 18। 14 से 18 के बीच में मैं नहीं हूँ, तो 14 भी क्लास नहीं ले पाऊंगी और 18 को भी नहीं ले पाऊंगी। तो 14 और 18 में क्या डेज पड़ रहा है वो हैव टू चेक। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं, जैसे आपका जो नेक्स्ट क्लास होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका क्या सिलेबस चल रहा है? हम्म। हाँ, उसमें एमसीक्यूज डिस्कस होते हैं। मैम हमारा एक स्लॉट खाली है इकोनॉमिक्स की क्लास का 10:20 से 11 वाला। वो मेरा नहीं खाली होता ना बेटा, अच्छा ओके मैम। उसमें देयर सम अदर क्लास। तो 14, 15, 16, 17 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली मैम से मैं बात कर सकती हूँ, तो आपका, बट उनका लेक्चर कितने बजे होता है? 1:30 बजे? चलो मैं जान। 120 140 हाँ 140 सॉरी। अच्छा अच्छा, चलो लेट मी शफल सम लेक्चर्स ऑफ योर, बात करके देखती हूँ। क्लासेस आपकी 14 से 18 तक नहीं होंगी। हाँ ओके 4 डेज के लिए। हाँ, चलो let's start with the new protocol. This is really very important protocol. We call it as a timestamp based protocol, as it is available. You can see this is your book time, उसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या है? देखो अभी हमने क्या पढ़ा, दो प्रोटोकॉल पढ़े हैं ना हमने करेंसी के। फर्स्ट इज योर सिंपल लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड सेकेंड इज योर टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल्स में हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो वी आर ट्राइंग टू इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड कंकरेंसी। कैसे? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसके बीच में हम लॉकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? अब टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या करता है? ये बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन सिस्टम में आती है फॉर गेटिंग एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट होने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन आती है उसको एक टाइम स्टैम्प अलाउ करते हैं उस पे। जैसे आप देखो, अगर कोई भी कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, हमारा पर्पस क्या है कि वी हैव टू अवॉइड ऑल द कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। कौन कौन से कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन होते हैं? read a write a is a conflicting operation, write a is a conflicting operation, and write a read a। ठीक है, ये तीन तरीके के conflicting operations होते हैं ना, बाय टू ट्रांजेक्शन। अगर ये ट्रांजेक्शन T1 है और ये ट्रांजेक्शन T2 है, हमें करना क्या है कि हमारा होल सोल पर्पस क्या है कि वी हैव टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ये तरीके के कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन, ये एक कंफ्लिक्ट ऑपरेशन है, तो हमें डिसाइड करना है कि पहले हम T1 को करें कि T2 को करें। और ये भी हमारा एक कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन एंड दिस इज ऑल्सो अ कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन।
बट दिस इज नॉट अ कंफ्लिक्ट, रीड कभी भी कंफ्लिक्ट नहीं करते। तो बाकी के जो 3 मैंने अभी बताए, दीज आर द कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। अब हमें इनसे बचना होता है। तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल बेसिकली करता क्या है, मैं आपको बहुत बेसिक लेमैन टर्म्स में बता रही हूँ, देन विल बी रीडिंग द टेक्निकल टर्म्स। जो भी ट्रांजेक्शन सिस्टम में आई, जैसे लेट सपोज अभी 10 बज रहे हैं सिस्टम में, हम अगर सिस्टम क्लॉक यूज करते हैं, ठीक है, और वी कैन यूज लॉजिकल काउंटर ऑल्सो, बट अगर हम सिस्टम क्लॉक यूज कर रहे हैं, लेट सपोज T1 कम्स एट 10 o'clock इन द सिस्टम, ठीक है, अगर बेसिक में बात करती हूँ, 10 बजे T1 आई, तो T1 को हमने एक टाइम स्टैम्प अलॉट कर दिया, लेट सपोज आई हैव अलॉटेड अ टाइम स्टैम्प ऑफ 100, बेसिक वेरी सिंपल। उसके बाद 10:10 पे T2 आ गई कि T2 को भी एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, 10:10 हो रहे हैं, तो T2 को हम एक टाइम स्टैम्प अलॉट किया विच वी कॉल्ड एज 200, ठीक है। तो इसके अंदर विच वन इज ओल्डर, ओल्डर कौन सी होगी, जिसका टाइम स्टैम्प को हम कैसे लिखते हैं, TS of TI, TS of TI is what? It is a timestamp of transaction TI, ठीक है। तो TS of TI is a timestamp of transaction TI। तो यहाँ पर timestamp of T1 कितना है, 100, एंड timestamp of T2 कितना है, 200, ठीक है। अब इसके अंदर विच वन इज ओल्डर एंड विच वन इज यंगर, जिसका टाइम स्टैम्प कम होता है वो आपका होता है ओल्डर ट्रांजैक्शन, दिस इज ओल्डर, एंड दिस इज यंगर ट्रांजैक्शन, यंगेस्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब आपका होलसेल पर्पस क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन पहले आई है, जो ट्रांजैक्शन से पहले सबमिट हुई है डेटाबेस सिस्टम के अंदर, उसको एग्जीक्यूट पहले कराना है। ऑब्वियसली जो क्यू में पहले है वही खत्म पहले होनी चाहिए। तो ये आपका पर्पस रहता है कि ओल्डर ट्रांजैक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, देन द यंगर ट्रांजैक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो अभी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आप यूज करोगे। यू आर गोइंग टू यूज दिस TSTI which is the time stamp of the particular transaction TI। if the transaction comes earlier in the system, it is being considered as the older transaction। that means TS का जो टाइम स्टैम्प ऑफ T1 is less than, अगर given है, if it is given to you that the time stamp of T1 is less than time stamp of T2, इसका मतलब क्या है कि T1 is older than T2, इसका मतलब ये है, ठीक है। एंड अगर टाइम स्टैम्प ऑफ T2 is less than, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि T2 is older than T1, ठीक है। नाउ इसके ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प के अलावा हम रीड सेट और राइट स्टेप को भी ट्रांजैक्शन देते हैं, मतलब कि रीड और राइट को भी टाइम स्टैम्प अलॉट करते हैं। जैसे इसका मतलब देखो, अब यहाँ पर अगर कोई और ट्रांजैक्शन है T3 आ गई सिस्टम में, इस टाइम पे 10:30 बज रहे हैं, मतलब ये बाद में आई है, तो इसका जो लेट सपोज टाइम स्टैम्प हमने अलॉट किया 300, तो ये आपकी यंगेस्ट हो गई, this is your youngest one and this is the oldest one, ठीक है। now let's see कि अब आपका इसने रीड किया डेटा आइटम A, फिर इसने भी रीड किया, और फिर कुछ टाइम बाद T3 ने भी रीड परफॉर्म किया, किस पे, सेम डेटा आइटम पे। सो द रीड टाइम स्टैम्प, जो रीड टाइम स्टैम्प होगा किसका, द रीड टाइम स्टैम्प ऑफ A of the data item A will be equal to the latest timestamp of the transaction which has performed the last read। You getting me? तो जो read timestamp है A, वो कितना होगा, 100, 200 और 300? 300। 300। तो आपने क्या करना है, आपके हर एक डेटा आइटम का भी टाइम स्टैम्प सेट किया जाता है इस प्रोटोकॉल के अंदर। सो इफ
all the transaction are performing a read operation at different times, and जो भी पहले देखो अभी इसने रीड नहीं किया, ठीक है, तो अभी इसका टाइम स्टैम्प है 200, क्योंकि ये 100 है और ये 200 है। लास्ट पहले इसने रीड किया फिर इसने रीड किया, तो दोनों में से मैक्सिमम टाइम स्टैम्प किसका है, 100 या 200? मैक्सिमम इज 200। तो जो ट्रांजैक्शन सबसे लास्ट में रीड परफॉर्म करती है उसका अपडेट हो जाता है, तो फिर वो 200 हो गया। अब यहाँ पर आई एक थर्ड ऑपरेशन में T3 ने फिर से रीड परफॉर्म किया। अगर इसको हमने, क्योंकि रीडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रीडिंग सबको अलाउ करते हैं, तो T3 ने भी रीड परफॉर्म किया किस पे, सेम ए पे। तो अब आपको जो डेटा आइटम है ए, उसके टाइम स्टैम्प को अपडेट करना है। इसके टाइम स्टैम्प को अपडेट करोगे, अभी इसका टाइम स्टैम्प कितना 200, और इस वाली ट्रांजैक्शन जिसने रीड परफॉर्म किया है इसका टाइम स्टैम्प कितना है 300। विच वन इज मैक्सिमम? 300 is maximum, so you will update the timestamp of the data item A to 300. Are you getting it? Read timestamp of a particular data item, similarly write timestamp. राइट टाइम स्टैम्प भी इसी तरीके से आप अपडेट करोगे हर एक डेटा आइटम के लिए। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन ने राइट परफॉर्म किया, लेट्स सपोज इसने राइट परफॉर्म किया और लास्ट में किसने राइट परफॉर्म किया, T3 ने, या लेट्स सपोज लास्ट में रीड परफॉर्म किया है आपका, राइट परफॉर्म किया है T1 ने, ठीक है। अब इसने राइट कर दिया, T2 ने अभी राइट किया था और इसका है 200, तो यहाँ पर इसका आपने 200 सेट किया हुआ है। उसके थोड़ी देर बाद T1 ने राइट परफॉर्म किया। नाउ वी हैव टू अपडेट द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम ए अगेन। तो अभी तो प्रीवियस वैल्यू कितनी है 200, और जिस ट्रांजेक्शन ने राइट परफॉर्म किया उसका टाइम स्टैम्प कितना है 100, तो मैक्सिमम कौन सा है, 100 की 200? ऑब्वियसली 200, तो विल कीप इट एज 200 क्योंकि हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रहती है। तो ये टर्मिनोलॉजी अभी हमने पढ़ी है कि आप जब भी टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल पढ़ोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट एवरी ट्रांजैक्शन इज अलॉटेड विद अ टाइम स्टैम्प। Timestamp is basically is a variable which is associated with every transaction, और system clock की help से हम हर एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो सिस्टम में कब आई है, कितनी पुरानी है या कितनी नहीं है, उस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प कौन सी ट्रांजैक्शन ओल्डर है, कौन सी ट्रांजैक्शन यंगर है। इफ द टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन T1 is less than T2, that means T1 is older than T2. Getting it? और सिमिलरली हम टाइम स्टैम्प अलॉट करते हैं किसको, डेटा आइटम्स को भी टाइम स्टैम्प अलॉट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका पास डेटा आइटम ए है, उसको आपने टाइम स्टैम्प अलॉट करना है, तो यहाँ पर देखो जो मैंने अभी समझाया है ना, इसको किसी ने नोट किया है, नोट किया है कुछ कि नहीं किया है? नहीं नोट कर रहे हो? चलो यहाँ पर देखो कि लेट मी जस्ट रीड आउट दिस फॉर यू, कि जो हमने अभी पढ़ा है वो रीड करते हैं। कि देखो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल सेज दैट विद ईच ट्रांजैक्शन TI in the system we associate a unique fixed time stamp, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, TS of TI। ठीक है, तो ये हम डेटाबेस सिस्टम में जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन एंटर करेगी बिफोर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन, उसको हम एक टाइम स्टैम्प अलॉट कर देंगे। ठीक है, जैसे आप किसी भी जगह पे जाते हो तो आपके हैंड पे एक स्टैम्प मिल जाता है, कुछ भी आपको आपका ऑर्डर नंबर मिल जाता है। ठीक है, सो if a transaction TI has assigned a timestamp TS of TI and a new transaction TJ enters, तो obviously TJ का जो timestamp होगा वो बड़ा होगा और TI का जो timestamp होगा वो less होगा। तो timestamp of TI is less than timestamp of TJ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कैसे कर रहे हो, by using two techniques, one is your system clock की हेल्प से या लॉजिकल काउंटर। तो बेसिकली हम सिस्टम क्लॉक की हेल्प से आपको अंडरस्टैंड करा रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट नाउ। अब टाइम स्टैम्प के अंदर ऑब्वियसली सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन रहती है। इसके अंदर आपको ये समझने की जरूरत है कि जब हम टाइम स्टैम्प पढ़ रहे हैं तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम, हम
रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प को भी पढ़ेंगे, जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया ना आपको. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टाइम स्टैम्प फॉर अ पर्टिकुलर डेटा आइटम Q denotes that the largest or the latest time stamp of any transaction that executed the write queue successfully. जिस भी ट्रांजेक्शन ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है ऑन डेटा आइटम Q, उसका टाइम स्टैम्प उसको असाइन कर देंगे. सिमिलरली रीड के केस में भी द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन दैट हैज एक्सिक्यूटेड द रीड क्यू. ये मैंने अभी समझाया था ना अभी आपको, ये वही लिखा हुआ है. क्लियर हुआ था जो मैंने समझाया था अभी? यस मैम. अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. ठीक है. So just see here, what are the rules that we follow while using the timestamp ordering protocol. तो इसमें जो भी आपके conflicting pairs होते हैं ना read और write के, उनका आपको solution देखना है कि conflicting ना हो. All the conflicting pair will be executed in a proper order. तो उसके अंदर आपको rules लिखना है. First you have to make them understood कि what is write timestamp, what is read timestamp. इस पे questions MCQ के बन सकते हैं कि ये situation दे देंगे, ये वाली कोई situation दे दिया और बोलेंगे कि आप अलाउ करोगे, परमिशन दोगे कि नहीं दोगे. तो वो चीज आपको अभी मैं समझाती हूँ. उसके बाद we'll be discussing the MCQs based on two-phase locking and timestamp ordering. ठीक है. तो कल की क्लास में आई गेस ये डिस्कस कर लेते हैं. और आई हैव टू टेक योर लैब आल्सो. कल तो लैब भी लेनी है और लैब का मैं सिलेबस में कुछ थोड़ा जल्दी कवर कराना चाहती हूँ और थोड़ी MCQ थोड़ी क्वेरीज के सोल्यूशन दे दूंगी. ठीक है. उसको आप एग्जीक्यूट करना. नाउ जस्ट सी, इसको समझते हैं. ये व्हाट इज रिटन ओवर हियर. लेट मी tell you with the help of example. अब जैसे देखो, हमारा पर्पस क्या था कि जो भी ट्रांजैक्शन पुरानी है सिस्टम में उसको पहले खत्म करना है. जो नई आई है, जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, उसको पहले हमने खत्म करना है. नाउ लेट्स सपोज कि अभी T2 ने क्या किया, रीड किया. ठीक है. T2 ने रीड परफॉर्म किया है और अब T1 जो है उस पे वो राइट परफॉर्म करना चाहती है. ठीक है. राइट परफॉर्म करके ओके. सो बेसिकली पहले ये पॉइंट देख लो, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ. पहले पॉइंट रीड आउट कर लेते हैं. व्हाट इज रिटन ओवर हियर, इट इज सेइंग कि if the timestamp of TI is less than the right timestamp of, जैसे अगर किसी ट्रांजेक्शन को, कोई ट्रांजेक्शन TI है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला ये ट्रांजेक्शन TI है, T1 ले लो. ठीक है. इसको रीड परफॉर्म करना है. ये T1 और T2 ट्रांजेक्शन है. ठीक है. और इसका टाइम स्टैम्प है 100 और इसका टाइम स्टैम्प कितना है 200. ठीक है. और कोई टाइम स्टैम्प, कोई T2 ने राइट परफॉर्म किया हुआ है क्यू पे. ठीक है. क्यू की बात हो रही है ना, तो क्यू पे इसने राइट परफॉर्म किया है. अब T1 जो पुरानी ट्रांजेक्शन है उसको रीड परफॉर्म करना है. ठीक है. अब इसको रीड परफॉर्म करना है
क्या ये परमिशन अलाउ की जाएगी कि नहीं की जाएगी, क्योंकि हमें डेडलॉक से बचना है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में वी आर प्रिवेंटिंग द डेडलॉक थिंग। तो ऑब्वियसली देखो ये कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, रीड क्यू राइट क्यू। कन्फ्लिक्टिंग की 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी। द ऑपरेशन मस्ट बी perform on the same data item, they must be a part of the different transaction and either one of them should be a write operation। ये 3 हमने कंडीशन पढ़ी थी, ये तीनों सेटिस्फाई हो रही है। तो जो भी कन्फ्लिक्टिंग पेयर है उनकी एग्जीक्यूशन को डिसाइड करना होता है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में। तो यहाँ पर वेदर वी शुड अलाउ दिस और नॉट, इसके अंदर देखो ये जो राइट इसका जो टाइम स्टैम्प है, ऑब्वियसली द टाइम स्टैम्प ऑफ इज ग्रेटर देन द टाइम स्टैम्प ऑफ T1। T1 का टाइम स्टैम्प आपका कम है, 100 है, और राइट क्यू का जो टाइम स्टैम्प है वो 200 है। सो दैट मीन्स क्या, T1 पुरानी ट्रांजैक्शन है, वो सिस्टम में कब से आई हुई है, और T2 जो नई आई है उसने राइट परफॉर्म कर दिया है, अभी तक उसने कमिट नहीं किया है, और आप अब डर्टी रीड परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो T1। सो TI को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रोल बैक करेंगे, दिस ऑपरेशन इज नॉट बीन अलाउड। समझ रहे हो? तो जो ट्रांजैक्शन पहले से ही सिस्टम में थी उसने इट इज ट्राइंग टू परफॉर्म अ डर्टी रीड ऑपरेशन है। अगर ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो मैं इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स है, तो आई वांट टू मेक यू अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दोस एग्जांपल्स। तो अभी जितना भी टाइम हमारे पास बचा है 3 मिनट, तो उसको हम समझ लेते हैं ऐसे ही। बाकी इन द नेक्स्ट क्लास I make you understood with these 3 things, step number 1 and 2 with the help of good examples। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये समझो, ऑब्वियसली डर्टी रीड इज नॉट अलाउड, और जो ट्रांजैक्शन नहीं है सिस्टम में, पूरा नहीं आई है, अभी अभी आई है, उसका उसने राइट परफॉर्म किया है किसी डेटा आइटम क्यू पे, और आप पुराने हो सिस्टम में, ट्रांजैक्शन T1 इज ओल्डर एंड इट्स ट्राइंग टू परफॉर्म अ रीड, आप अपने अभी तक रीड ही नहीं किया था, तो वो कह रहा है कि जब आपने पहले रीड नहीं किया तो अभी तक आपको यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म, तो ये ऑपरेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तो ये आप कैसे बोलोगे कि नॉट अलाउड है, क्योंकि इसका जो टाइम स्टैम्प है कि अगर राइट किसी भी डेटा आइटम का जो राइट टाइम स्टैम्प है अगर वो बड़ा है किससे, टाइम स्टैम्प ऑफ द TI जो परफॉर्म करना चाहती है रीड ऑपरेशन, तो रीड ऑपरेशन इज नॉट अलाउड इन दिस केस, तो रीड क्यू नॉट अलाउड है। ठीक है, और क्या क्या, अगर तो इस अगर ये उल्टी सिचुएशन है, उल्टी सिचुएशन क्या है कि अब T1 इज द यंगर ट्रांजेक्शन जो अभी अभी आई है, लेट मी जस्ट कि अगर ये ऐसा होता, अगर इस ट्रांजेक्शन ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, अब ये T2 नई नई सिस्टम में आई है, अब वो रीड करना चाहती है, ठीक है, तो हम इस चीज को अलाउ कर देंगे। ठीक है, इस चीज को देन रीड ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि टाइम स्टैम्प, अब जो टाइम स्टैम्प है इज ग्रेटर देन यस, थोड़ा क्लियर हो रहा है, आई गेस ये क्लियर नहीं हो रहा है अभी, है ना? थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जा रहा है, तो अभी जो पहले मैंने टाइम स्टैम्प वाला उसका टर्मिनोलॉजी बताई थी कि रीड टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प क्या होता है, और टाइम स्टैम्प ऑफ TI क्या होता है, वो क्लियर हुआ है? यस, ठीक है, तो आई नो कि ऊपर से जा रहा होगा, तो इसको ना आई विल ट्राई टू टेल यू कि थोड़ा सा डिफरेंट एक वे आउट है, वो कल की क्लास में कवर करते हैं और फिर अब क्लियर हो जाएगा, इतना डिफिकल्टी है नहीं, और इसके क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नो इश्यू, विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो, और लैब का भी डिस्कस कर लेंगे। ओके। चलो, आपने अटेंडेंस तो भेज ही दी है ना? ठीक है, ओके।